अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो जनाब आज हमने कुछ शुगल मेले की बात करनी है, हंसी मजाक के मुतालिक बात करनी है कि हमारी ज़िंदगी में हंसी मजाक कितना ज़रूरी है और शुगल मेला लगाए रखना, हंसना हंसाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारी शख्सियत और हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। देखा जाए ना तो अमूमन लोग संजीदा रहते हैं, चुपचाप खामोश रहते हैं, एक दूसरे से घुलने मिलने को तरजीह भी नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो शायद काम की वजह से कर रहे हों, बल्कि हकीकत तो ये है कि उनके पास घुलने मिलने का या हंसने हंसाने का हुनर ही मौजूद नहीं होता। दिल उनका भी करता है कि वो भी हंसे, कहकहे लगाएं और ऐसों के इर्द गिर्द उठे बैठे हैं जो बहुत अच्छा हिस्से मज़ाक रखते हैं। हकीकत है कि हंसमुख लोगों के साथ सब ही रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द लोग खुद ही झुरमट बना लेते हैं जो लोगों को हंसाने का हुनर जानते हैं। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि हंसो तो साथ हंसेगी दुनिया, रोगे तो कोई आएगा ना पास। यानी कि हमें हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए, ख़ुद भी मुस्कुराना चाहिए और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेरनी चाहिए। देखा जाए ना तो इस कायनात में बहुत संजीदगी है और इंसान के मामलात में उससे भी ज़्यादा पेचीदगी और संजीदगियाँ पाई जाती हैं। मगर खुशकिस्मती से कुदरत ने इंसान को एक ऐसी क़ुव्वत भी बख्शी है जो इस कायनात की खौफनाक संजीदगी को दूर कर सकती है, और वो यही है कि आप हंसी और मजाक की खूबी आपके पास है। ये आप अपने छोटे से अमल से सामने बैठे हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की खूबी आपके पास। कहते हैं कि ये इंसान की जहानत की अलामत होती है और जिसका हिस्से मज़ाक अच्छा होता है वो बड़े ज़हीन लोग होते हैं। हिस्से मज़ाक ज़िंदगी के अज़ली दुख को कम करता है और ये उस दुख परेशानी को शिकस्त देता है जो हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल बना रही होती है। हमारी ये खूबी ना हमें परेशानियों में थोड़ा सा सुकून पाने का मौका देती है और बहुत सारों के लिए तो यही जीने की एक वजह भी बनती है। लेकिन अब भी अगर लोग ये शिकवा करें कि उनके साथ कोई नहीं रहता, वो तन्हा महसूस करते हैं, तो सच कहूँ तो ये उनकी अपनी कम हिम्मती होती है या उनकी कम फहमी है। तन्हाई को ख़त्म करना कोई नामुमकिन काम नहीं है और ये ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, अपने चेहरे पर आपने मुस्कुराहट बिखेरनी है, लेकर आनी है। लोग खुद ब खुद भाग कर आपके पास आते चले जाएंगे और अगर ऐसे ही अफसुर्दा रहेंगे ना तो साथ देने वाले भी एक दिन साथ छोड़ जाएंगे। जहाँ चंद लोग हंस रहे होंगे ना, वहाँ आप देखेंगे कि जाते जाते जो राहगीर भी होते हैं ना, वो भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, बग़ैर किसी जान पहचान के हंसी में शरीक हो जाते हैं। और अगर आपको इसके मुतालिक एक गिरिया पत्ते की बात बताऊं तो वो यही है कि मज़ाक करते हुए हम कुछ ऐसी हमाकतें करते हैं जिनसे दूसरे महजूज हो रहे होते हैं। तो बस अपने सर्कल में दिल खोलकर हिस्से मज़ाक को जो है ना उसको फ़रोग दें, यही इसका कुलिया है। आप जब इस चीज़ को ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझेंगे कि सेहतमंदाना ज़िंदगी के लिए मुस्कुराना और खुश रहना आपके लिए कितना ज़रूरी है। इसकी कमी की वजह से ही आप देख रहे हैं कि लोग इतने झगड़ालू हो गए हैं, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा लोगों के अंदर मौजूद है। सच कहूँ तो हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, ये जो बेशतर मसले होते हैं हमारे घरों में, इसी वजह से होता है कि हमारा आपस में अच्छा हंसी मजाक नहीं रहा है। हम बैठकर गुफ्तगू नहीं करते हैं, हम बैठकर मजाक नहीं करते हैं। तो भाई ज़रा अपनी इस खूबी पर भी काम करें, इस किस्म की मूवीज़ देखें, लिटरेचर पढ़ें। बड़ा अच्छा लिटरेचर हमारे पास मौजूद है इस हवाले से। दूसरा बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, वीडियोज़ हैं जिसको देखा जा सकता है। मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकालें, ऐसी बैठकों का एहतमाम करें ताकि आपके चेहरे पर रौनक रहे और आपका चेहरा भी पुररौनक रहे। तो इसलिए आपने भी अपनी जो हिस्से मज़ाक है उसको कम नहीं करना है, बल्कि उसको बढ़ाना है। ख़ुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप मजाक में लोगों की इज़्ज़त मजरूह करें, लोगों की इज़्ज़त का ख्याल ना रखें। मजाक
करना और मजाक उड़ाना दोनों में फ़र्क है। तो आपने मजाक करना है, मजाक उड़ाना नहीं है लोगों का, तो इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और आज हमने बात करनी है कि इस गर्मी के मौसम में हमें हर कोई ये सजेस्ट कर रहा होता है कि आप अपने पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है, पानी तो हम पी रहे होते हैं, लेकिन जो मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, कहीं ना कहीं शुगरी चीज़ों की इंटेक हो रहा होता है और वो क्रेविंग बढ़ती जाती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरा ये कि किस तरह के हमें मशरूबात इस गर्मी के मौसम में पीने चाहिए। जो शुगर के पेशेंट हैं वो तो ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार है, वो किस तरह अपनी जो मीठे की क्रेविंग है उसको मैनेज कर सकते हैं या उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। एक आम शख्स में और आप जैसे लोग भी, अगर आपको भी शुगर की क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग खास तौर पर होती है, तो इसको किस तरह ऑल्टरनेटिव तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए तबस्सुम खालिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तबस्सुम, आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तबस्सुम, गर्मियों में जैसे मैंने बात की कि हम लोग पानी का तो इंटेक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं शुगर की क्रेविंग भी हमें हो रही होती है, मीठे की क्रेविंग हो रही होती है। तो इसकी पहले तो बताइए वजह क्या है और इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो शुगर क्रेविंग्स आर एक्सट्रीमली कॉमन, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स। जैसा कि आपने बोला कि शुगर के पेशेंट्स को तो वैसे ही चीनी मना होती है, और जब उनको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है ना तो उनकी हालत मज़ीद बिगड़ जाती है। द मेन थिंग इज़ कि स्पेशली ड्यूरिंग समर्स और फेस्टिव सीजन्स में ना हम लोग अपनी विल पावर के होने के बावजूद भी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इसका रीज़न कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें शुगर खाना शायद पसंद है, हमारे टेस्ट बड्स की वजह से ये जो है ना प्रॉब्लम हमें होती है, लेकिन दैट इज़ अ बिग नो, बिकॉज देर आर अ लॉट मोर रीजन्स अदर देन दैट। अब उन रीजंस में अगर मैं बात करूं तो मैं प्रॉपर्ली ना एक लिस्ट के थ्रू प्रॉपर्ली ना 1 बाय 1 में बात करूंगी, ताकि हम उसको कवर अप भी कर लें, लोगों को पता हो कि हमें किसकी वजह से क्रेविंग हो रही है और उसको कैसे ओवरकम करना है। राइट, सो सबसे पहले तो देखें डिहाइड्रेशन। जैसे कि समर्स में बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है। राइट, एंड शुगर इज़ अ फॉर्म के हम लोग जब हम पानी कम पीते हैं हमारी बॉडी अक्सर फील करती है कि हम लोग काफ़ी स्लो, डल और लेथार्जिक फील करते हैं। सो दैट इज़ द वे कि शुगर हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, हेंस हमें शुगर क्रेविंग्स होती हैं। बेसिकली इसके पीछे मैकेनिज्म ये होता है कि जब हमारी बॉडी में ना फ्लूइड की अमाउंट कम होती है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बॉडी सही से नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है कि वी नीड सम एनर्जी, उसकी वजह से हम लोग जो है वो शुगर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो रादर ऑप्टिंग फॉर स्वीट लाइक आइटम्स, अगर आपको शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं तो चाय कॉफ़ी वगैरह पीने की बजाय आप सबसे पहले तो थोड़ा पानी पिएं। राइट, और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मुझे शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, देन मे बी द रीज़न इज समथिंग एल्स। राइट, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल हमारी वेलबींग में भी एंड डेफिनेटली हमारी शुगर क्रेविंग्स में भी, क्योंकि आपको पता है गट के अंदर हमारे पास ना ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं। राइट, जो कि हमारी गट की ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, हमारी शुगर क्रेविंग्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारा लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो चुका है, हम लोग मूव कर चुके हैं टुवर्ड्स द प्रोसेस्ड फूड, टुवर्ड्स द पैकेज फूड्स। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी गट के जो गुड बैक्टीरिया हैं दे शिफ्ट टुवर्ड्स द ईटिंग द शुगर इन आवर डाइट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो शुगर क्रेविंग्स की प्रॉब्लम है ये मज़ीद ख़राब हो जाती है। अब इसको ओवरकम हम लोग कैसे कर सकते हैं कि फर्स्टली एलिमिनेट द प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स फ्रॉम योर डाइट, कम्प्लीटली इसको कट ऑफ करें। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी डाइट में ना स्पेशली समर्स में योगर्ट का डेली जो है उसको इन्वॉल्व करें अपनी डाइट में, क्योंकि योगर्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर गट हेल्थ और अल्टीमेटली आपको जो है वो एनर्जाइज भी फील करवाता है, आपकी मेंटेनेंस को, सस्टेनेंस को जो है ना वो ओवरकम कर देता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एक अच्छी ऑप्शन है कि योगर्ट का आप इस्तेमाल करें खासतौर पर गर्मियों में। लेकिन उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और दूसरा ये कि योगर्ट के अंदर भी तो हम चीनी डाल के खा रहे होते हैं, तो फिर वो डालनी है कि नहीं डालनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपने डालनी, क्योंकि देखें हमने बचना ही चीनी से है। आपको पता है द
द मोर वी ईट शुगर द मोर वी क्रेव फॉर इट। ये एक फैक्ट है कि जितनी ज़्यादा हम चीनी खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा मज़ीद दिल करेगा खाने का, ठीक है। और इसकी ये चीज़ नहीं है कि हम लोग अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स फॉर एग्जांपल कुछ ये डाइटिशियंस कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे स्टीविया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें ये होता है कि ठीक है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आपकी शुगर क्रेविंग्स के ऊपर कोई असर नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी टेस्ट बड्स जो है वो कंडीशनड हो चुके हैं टुवर्ड्स द शुगर, ठीक है। तो आपकी शुगर क्रेविंग्स तो वहीं रहेंगी, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं आहिस्ता आहिस्ता कम खाना शुरू कर दूँ, मीठा कम खाना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो ऑलरेडी यूज टू हैं टुवर्ड्स ईटिंग द स्वीट थिंग्स, राइट। लेकिन ये अब देखें ना, हमारे बचपन से ही टेस्ट बड्स डेवलप हुए हैं और ख़ासतौर पर मीठी चीज़ों के ज़्यादा हमारे हुए होते हैं, क्योंकि बचपन में ही हम बच्चों को मीठा ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो ये चेंज हो सकते हैं कि इतने पुराने हमारे टेस्ट बड्स जो हैं साल साल इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं और विद सडन ये चेंज हो सकता है, या इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपकी बॉडी जो है वो ऑब्वियसली एक रिएक्ट तो करती है। डेफिनेटली रिएक्ट, देखें बॉडी हर चीज़ के लिए करती है। मैं अक्सर जो है ना अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि कुछ भी एकदम नहीं हो जाता, हर चीज़ के लिए आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेशली बात करूँ शुगर क्रेविंग्स की, तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको मिनिमम 40 to 60 डेज चाहिए ही होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को शुगर क्रेविंग्स को ओवरकम करने के लिए। डेफिनेटली आपको शुरू में मुश्किल भी होती है, आपका दिल करता है बार बार मीठा खाने का, कुछ लोग वापस जो है वो रिलैप्स भी कर जाते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि जब एक चीज़ को कंट्रोल करना है सो यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। क्योंकि आप देखें शुगर के एक एम्प्टी कैलोरी है, ठीक है, आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, हद से ज़्यादा इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर तो मैं बात करूँ ना कि हाँ हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, हमारा फिर भी मीठा खाने का दिल करता है, देन इट्स ओके टू इंडल्ज इन अ व्हाइल, अगर कभी कभी मीठा खाने का दिल करता है। लेकिन अगर तो डेली बेसिस पे हमें वही चीज़ के यार बार बार शुगर क्रेविंग्स हो रही है, और बेसिकली ना मुनीबा ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है। आपको पता है स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ डेज, हर बंदे को इवन टीन एज में से ही अब तो स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी भी है। तो स्ट्रेस को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बेसिकली स्ट्रेस और शुगर क्रेविंग से रिलेटेड है कि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलीज होता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है डोपामिन, कि वी नीड प्लेयर, राइट। और उस प्लेयर को हम लोग फ्रिज में फिर ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि यार कहीं से हमारी बॉडी को प्लेयर मिले। अब वो प्लेयर भी हमें इंस्टेंट मिलता है, जैसे ही शुगर हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, वैसे ही ये जो एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए हमें हमारी बॉडी को लगता है लाइक इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। हम लोग इमोशनल फूड्स की तरफ अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग इमोशनल फूड्स की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं टू ओवरकम द स्ट्रेस, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि द मोर वी हम स्ट्रेस हमारी बॉडी में होता है, हम लोग शुगर आइटम्स लेते हैं, हमारी बॉडी में मजीद स्ट्रेस इंक्रीज होता है, वो मजीद शुगर आता है। तो इट इज़ अ विशियस साइकिल जिसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो देखें, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग। अब इसको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नमाज़ पढ़ा करें 5 वक्त की, देखें इस्लाम के अकॉर्डिंग चलेंगे, आधी से ज़्यादा तो ज़िंदगी वैसे ही आसान है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें, जिसमें आपका माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो ओवरऑल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारी गट का, वो जो है वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स अ हेल्दी प्रोसीजर, कि हम लोगों को ऐसी क्रेविंग्स नहीं होती। क्रेविंग्स ना हो। अच्छा, दूसरा तबस्सुम, हमें ये जो खासतौर पर शुगर क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग होती है, रात में होती है, और रात में फिर हमें जो भी फ्रिज में मिलता है, चॉकलेट पड़ी हो, कुछ मीठा पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, हम लोग वो खा लेते हैं। इवन दो कि अगर फ्रूट्स भी ज़्यादा मीठे वाले पड़े हैं आजकल, जैसे मैंगोज है, तो वो हर किसी के फ्रिज में पड़े होंगे, तो वो भी हम 2, 3, 4 खा लेंगे बैठे बैठे कि हमें क्रेविंग हो रही है। तो ये रात को ही खास तौर पर क्यों होती है, और फिर उस टाइम हम क्या करें, और अगर सामने है तो फिर कैसे अपने हाथ को रोकें? दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर रूटीन। देखें, लैक ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इन आवर ओवरऑल हेल्थ। आपको पता है अगर आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसलिए कहा भी जाता है कि आप लोग रात की स्लीप लें, क्योंकि आपको पता है रात के टाइम में एक केमिकल होता है कोर्टिसोल, जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, जो कि अल्टीमेटली यही चीज़ें कि यार हमें बॉडी को प्लेयर की फीलिंग चाहिए होती है, और उसके लिए हम लोग फ्रिजेस वगैरह पे मूव ऑन करते हैं। अब इसके लिए मैं रेकमेंड ये करती हूँ, एक हैक है, ये बड़ा लाइक कॉमन है, कि आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जो है वो मूव ऑन कर दें, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अब क्या होता है कि आप लोगों का जो ईटिंग विंडो है ना, वो होती है सिर्फ 12 to 8, राइट। अच्छा, दोपहर 12 से 8 बजे तक आप लोगों ने की ईटिंग विंडो है, उसके अलावा आपने जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इससे क्या होता है कि आपके फैट सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू छोटे हो जाते हैं, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना वो इंसुलिन सेंसिटिविटी में चेंज हो जाती है, ठीक है। सेकंड, आपने जो बात कही फ्रूट्स की,
तो देखें लोग समझते हैं कि अच्छा यार फ्रूट्स तो एक बहुत Fruits हेल्दी तो ऑप्शन healthy है। चीज़ है, हाँ। एग्जैक्टली, फ्रूट तो एक हेल्दी ऑप्शन है हमारी शुगर क्रेविंग्स में, हम दो मैंगो खा जाएं, वाटरमेलन खा जाएं, लेकिन देखें शुगर इज़ अ शुगर एट द एंड ऑफ द डे। फ्रूट्स में हमारे पास जो नेचुरल शुगर होती है वो होती है फ्रक्टोज, ठीक है वो शुगर से काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन फिर भी फ्रक्टोज का बेसिक चीज़ क्या होती है कि वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती है। अच्छा, ठीक है, और वो ठीक लिवर है। को जाके जब स्ट्रेस आउट करेगी बहुत ज़्यादा, अगर हम फ्रक्टोज ले लेंगे तो लिवर को जाके उसको मेटाबोलाइज करने में उसको स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से फैटी लिवर, आपका मोटापा, आपकी ये सारी चीज़ें, अगेन वही सारे मसले आपको आएंगे। सो दैट इज़ अ मेजर थिंग कि आप अपने स्लीप साइकिल को भी इम्प्रूव करें, आप ये फ्रूट्स वगैरह को भी एक बैलेंस्ड फॉर्म में रखें, राइट। ठीक है, मतलब अगर फ्रूट खाना भी तो उसको बैलेंस में रहे। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं जी अगर आपको क्रेविंग हो भी रही है तो आप अपने पास इंजीर रख लें या खजूर रख लें, मतलब ऑल्टरनेटिव हैं कि आप ये चीज़ें रख सकते हैं जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स अगर हो रही है तो इसका इनटेक कर लें, तो ये भी ठीक है खाना। इसको मैं बोलती हूँ कि जब आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना कंट्रोल, लाइक इसको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के लिए रखें। हर चीज़ कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, ठीक है, पानी भी पी लिया, स्लीप भी आपकी ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं है आपको, अल्टीमेटली जब आपको लग रहा है कि यार अब नहीं कंट्रोल हो रहा, उसके बाद ठीक है आप इसको रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एंड पे। ये नहीं कि भाई अभी आपको शुगर हो रही है, आपने फ़ौरन से खजूर खा लिया, आपने फ़ौरन से अंजीर खा ली, नो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा ये कि फॉर एग्जांपल जब बॉडी के अंदर आपको पता है एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। आजकल तो देखें ये मैं वैसे क्या ही कहूँ कि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है टुवर्ड्स द वेट लॉस एंड फैट लॉस कि हम लोग फैट को अपनी डाइट से बिल्कुल ही निकाल चुके हैं, एंड वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल थिंग्स। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेबल लिखा होता है नो फैट, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फैट से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने थे, सस्टेन हमारी बॉडी ने करना था, वो भी नहीं हमें मिल पाता, एंड हेंस शुगर क्रेविंग्स, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी। तो अपनी बॉडी के अंदर अपने प्रोटीन्स, अपने फैट कंटेंट को जो है वो बैलेंस फॉर्म में रखें, ताकि आपकी बॉडी को फील ही ना हो कि यार इतना शुगर नहीं ले रहे या फिर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है। अपने आप को एनर्जाइज रखें। अपने जो मील्स के बीच में गैप है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अक्सर डाइटिंग में फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5-6 घंटे मील्स में गैप रख लेते हैं, एग्जैक्टली, और उसके बाद 6 घंटे के बाद जब हम खाते हैं तो फिर बस टूट पड़ते हैं खाने पे। सो दैट इज़ द थिंग कि अपने मील्स के बीच में गैप कम रखें, टेक शॉर्टर मील्स लाइक इन अ रेगुलर इंटरवल्स। तो ये भी एक बहुत एक कॉमन और इफेक्टिव हैक है अगर तो आप इसको यूज़ करें फॉर द शुगर क्रेविंग्स। अच्छा, लेकिन क्या हम अपनी लाइफ से शुगर या वाइट चीनी जो हमारे घरों में यूजुअली यूज़ हो रही होती है, क्या उसको निकाल दें या उसका ऑल्टरनेटिव जैसे गुड़ कहा जाता है या शक्कर कहा जाता है, हनी का इस्तेमाल कर लें, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो भी वैसे ही है कि शुगर वो भी नहीं खानी है आपने? देखें, सबसे पहली चीज़ कि शुगर है क्या। सबसे पहले गन्ने का जब जूस निकलता है उसकी जो फर्स्ट रॉ फॉर्म है वो है गुड़, ठीक है। इट इज़ अ लॉट मोर हेल्दियर ऑप्शन, लेकिन डेफिनेटली कैलोरीज तो उसमें भी हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गुड़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बहुत ही इस्तेमाल करें, नो, लेकिन अगर आपने करना है तो आप गुड़ को ले सकते हैं। अब शुगर कैसे बनती है, गुड़ की मज़ीद प्रोसेस्ड फॉर्म क्या होती है, आपके मोलेसिस फॉर एग्जांपल, ये जो चीनी बनती है ना क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ये तो वाइट अलग हो जाती है, जो ब्राउन कलर का आपका एक कैरामलाइज्ड लिक्विड होता है ना, वो मोलेसिस होता है। मोलेसिस में अब आयरन भी होती है आपके अंदर, साथ मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम, मिनरल्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुनीबा, यहाँ पे ना ब्राउन शुगर का बड़ा एक ट्रेंड है कि यार ब्राउन शुगर यूज़ कर लेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये बड़ा एक टैग लगाया हुआ इंडस्ट्री ने और कैश कर रहे हैं इस चीज़ को। द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्राउन शुगर एंड ओनली द शुगर इज ऑफ कलर। देखें, ब्राउन शुगर में क्या होता है कि 5% मोलेसिस का कंटेंट होता है, 95% आपके पास वाइट शुगर होती है। तो डेफिनेटली जो 5% मोलेसिस से आपको फ़ायदा मिलना है वो 95% को ओवरकम नहीं कर सकता। सो दैट इज़ अ बेसिक मिथ कि आप लोग ब्राउन की तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस ना हो कि भाई ब्राउन है तो वो कुछ नहीं कहेगा, स्पेशली डाइट जो करते हैं, डायबिटीज़ में भी और डाइट भी जो पर्सन करते हैं ना, ब्राउन शुगर घर में यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, शक्कर यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, तो नो, दिस इज़ अ लॉट मोर प्रोसेस्ड थिंग्स। अगर आपने यूज़ करना है तो आप आफ्टर लाइक मील एक छोटा सा जो है ना पीस गुड़ का ले लिया करें। ओके, मतलब शक्कर भी नहीं यूज़ करनी, शक्कर भी इतनी आपने यूज़ करनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो प्रोसेस होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे, उसका फाइबर कंटेंट कम होता जाएगा। अच्छा, तो गुड़ इज़ बेटर, गुड इज़ अ बेटर ऑप्शन, हनी इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, दूसरा फिर गर्मी में अब हम पानी का इंटेक तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मशरूबात का भी, मीठे मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी क्या हमारी जो मीठे की क्रेविंग है वो बढ़ रही होती है, और अगर हमने पीने भी हैं तो किस तरह के जो ड्रिंक्स हैं वो हम पी सकते हैं? देखिए, आजकल तो आपको पता है गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से देखिए हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन ये बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं आजकल। अब हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक का बेसिक थिंग ये होती है कि आप लोगों की, हम लोग पानी तो पी रहे होते हैं,
ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग फिज़ी ड्रिंक्स पे भी मूव ऑन कर जाते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा गर्मी में आते हैं, फॉर एग्जांपल घर में लेथार्जिक आते हैं, गर्मी में आते हैं, हमारी फ्रिज में अगर फिज़ी ड्रिंक है हम ऑन द स्पॉट पी लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि ठीक है हमारी ऑन द स्पॉट प्यास खत्म हो जाती है, हमें लगता है कि नई बॉडी बिल्कुल ओवरकम हो गई है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में पानी की मिकदार कम हो जाती है, हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती, उसकी वजह से हम हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने फिज़ी ड्रिंक्स को बिल्कुल एलिमिनेट करना है। ये नहीं सोचना कि भाई उससे शायद हमारी प्यास कम हो जाए या दूध सोडा वगैरह बना ले, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग जो है एक एक्सपेंसिव, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑप्शन मैं बोलूँ ना, तो लोग जो है अपनी हीट एग्जॉस्शन को मेंटेन करने के लिए ना बाजार से, मार्केट से जाके अल्कलाइन सॉल्यूशंस का जो है ना वो बाय करते हैं, ठीक है, जो कि फ़ौरन से आपको रिकवर भी कर देता है, हीट स्ट्रोक से इवन रिकवरी जो है ना पॉसिबल है इससे। लेकिन अल्कलाइन अगर हम नेचुरली बात करें तो लेमन में जो है वो ये चीज़ है, तो आप पानी के अंदर लेमन डाल के इसको पिएँ विदाउट एडिड शुगर। अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट आप उसको ऐड करते हैं, तो दिस इज़ अ बेस्ट समर ड्रिंक। इसके अलावा ये जो हम लोग शरबतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जामे शीरी, उसके अंदर चीनी डाल के, और ये गन्ने का रो भी बहुत पिया जाता है। गन्ने का रो भी बहुत पिया जाता है, लेकिन देखें अगेन वही चीज़, इट्स ओके बिकॉज वो गुड़ से पहले की प्रोसेस्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन गन्ने का रो भी इतना लोग नहीं पीते, मोस्टली लोग घरों में जो होते हैं ना वो ये स्पेशली वुमेन जामे शीरी, टैंग और इवन जो जूसेस वो बनाती हैं उसके अंदर भी चीनी की होती है, जो है वो डाल देती हैं। एक तो जूस में ऑलरेडी फ्रक्टोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी जब वो चीनी डाल देती हैं तो वो फिर बॉडी आपकी हाइड्रेट होने की बजाय डिहाइड्रेट हो जाती है। सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो कि आप लोगों को देखना चाहिए, अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए कि आप लोगों को शुगर तो बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देनी चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह के मशरूबात का भी इस्तेमाल नहीं करना है, खास तौर पर अगर आपने पीना है तो आप लीमू पानी बना के पी लें, क्योंकि वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है आपकी गट के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। दूसरा मैंने अभी जो दही की ऑप्शन दी, दही को आप जो है वो मजीद डाइल्यूट करके पी सकते हैं, लस्सी की फॉर्म में पी सकते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन जो फ्रेश जूसेस का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, पीच जूस पी लिया, एप्पल जूस पी लिया, अब जैसे फालसे आए हुए हैं, फालसे का जूस भी बहुत पिया जा रहा है, तो वो भी नहीं पीना चाहिए। देखिए फालसे आ जाते हैं बेरीज में, तो बेरीज आर अ बेटर ऑप्शन, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर और फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम लोग दूसरे फ्रेश जूसेस पीते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो शेक्स पीते हैं हम लोग, एप्पल के जूसेस पीते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि फ्रक्टोज उसके अंदर नेचुरल शुगर तो डेफिनेटली होती है, लेकिन शुगर इज़ शुगर, एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। हम लोग अक्सर डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप जूसेस की जगह फ्रूट्स की तरफ, रॉ फ्रूट्स की तरफ मूव ऑन करें, कि आप लाइक एप्पल खा रहे हैं तो जूस की बजाय एप्पल खाएं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट होता है। अब जूस में क्या होता है कि फाइबर सारा पीछे रह जाता है, आगे सिर्फ आपके पास फ्रक्टोज रह जाता है, ठीक है। तो ये भी कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। और फालसे का जूस अच्छा है, वही मैंने बोला कि वो बेरीज हैं, ठीक है, तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। फालसे का जूस भी पी सकते हैं, वैसे भी फालसे को कंज्यूम कर सकते हैं, और भी जो बेरीज हैं फॉर एग्जाम्पल आप उनको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। और क्या यही चीज़ें जो शुगर के पेशेंट है वो भी ले सकते हैं? डेफिनेटली उनमें तो ये ज़्यादा मसला होता है शुगर क्रेविंग्स। और देखें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि भाई वो जान के करते हैं, यही करते हैं, क्योंकि ये जिस पर्सन पे बीत रही हो ना उसको ज़्यादा पता होता है। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं कि मैम विल पावर के बावजूद भी हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। इवन आपको पता है चॉकलेट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, स्पेशली लड़कियों में जो डायबिटिक होती हैं या फिर जिनका वेट लॉस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होती हैं, चॉकलेट्स की उनको बड़ी क्रेविंग होती है। दिस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ मैग्नीशियम इन आवर डाइट। हमारी जो बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है ना, उसकी वजह से हमें चॉकलेट की क्रेविंग होती है। हमारी बॉडी में बड़ा एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, हमें पता लग जाता है कि यार इस न्यूट्रिएंट की कमी है और ये हमें इस चीज़ से मिलना है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन एक क्लू दे देता है हमारी बॉडी को। अब चीज़ ये है कि अगर आपने चॉकलेट्स खानी है, ठीक है, तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप लोगों ने 100% कोको वाली चॉकलेट्स खानी है, ठीक है, जो बिल्कुल डार्क चॉकलेट और बिल्कुल जो कर्वी चॉकलेट है ना वो खानी है। अब शुरू में तो ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं लोगों के लिए कि आप 70% कंटेंट वाली खा लें, जिसके अंदर 70% कंटेंट है, लेकिन फुल ऑन स्वीट एंड फुल ऑन मिल्क चॉकलेट्स आपने नहीं खानी। लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमें क्रेविंग चॉकलेट की हो रही होती है, तो हम फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं? मैग्नीशियम का और कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से मैग्नीशियम मिल जाए और हम लोग चॉकलेट की तरफ जाए ही ना? एग्जैक्टली, मैग्नीशियम देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी को पता होता है कि किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ हमने लेनी है। तो अगर तो मैं बात करूँ ना तो ये डार्क चॉकलेट्स के अंदर अच्छा होता है। आपको पता है इवन हम लोग अगर कोई बंदा डाइट भी कर रहा है ना, हम उसको भी रेकमेंड करते हैं कि हाँ डार्क चॉकलेट्स आप ले सकते हो, या ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो, राइट। तो ये मैग्नीशियम और पोटाशियम जो कंटेंट है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और ये हमारे
प्रोटीन्स के कंटेंट के अंदर, हमारे जैसे मैंने बताया लीमू के अंदर, हमारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होती हैं। हमारे फैट कंटेंट के अंदर स्पेशली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो फैट्स होती हैं उसके अंदर भी ये कंटेंट्स होते हैं। तो अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, मतलब बैलेंस डाइट इज़ द की कि आपने बाकी चीज़ों से भी किस तरह बचना है। अच्छा, ख़ासतौर पर इस गर्मी में आप भी देख रही होंगी बहुत से लोग कहते हैं जी हमें मैदे में गर्मी हो गई है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। उस मसले को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू अवर गट हेल्थ। हमारी गट जो है वो मैंने ऑलरेडी बोला है कि मूव कर गई हुई है टुवर्ड्स द प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स, जिसकी वजह से हमारी गट जो पहले हेल्दी बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ हो चुके हुए हैं। ठीक है, हमारी गट में अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल एक नेचुरल तौर पे मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारे ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से जो कि हमारी मूव कर चुकी हुई हैं टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल चीज़ें, उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल बैक्टीरिया वो भी ख़राब हो जाते हैं। अब उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अगर तो हम लोग अपने आप को मूव करें टुवर्ड्स हेल्दी थिंग्स। ठीक है, हेल्दी थिंग्स के अंदर अब वही चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोग जो है वो एक 5 पोर्शन अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड रखें। आप डेयरी का पोर्शन इंक्लूड रखें, आप फाइबर का पोर्शन इंक्लूड रखें, आप कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का पोर्शन इंक्लूड रखें। तो अगर तो आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मैदे में भी नहीं होगी। स्पेशली ये समर्स में बेसिकली ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, स्पाइसी चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टमक बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और स्पेशली आपने रात के टाइम में तो इतना सालन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी और बाहर से भी नहीं खानी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किस तरह के स्पाइसेस और ऑयल यूज़ किया होता है जिसकी वजह से ये मैदे के मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हमने बात की है कि गर्मियों में खास तौर पर जब मीठे की क्रेविंग होती है तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। हमारे साथ तबस्सुम खालिद मौजूद थी। तबस्सुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आएँ। और इधर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं योगा के हवाले से। तो सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आज क्या योगा सिखाएंगी हमें, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी और आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर मेंटल हेल्थ। अक्सर लोग कहते हैं योगा बहुत स्लो एक्सरसाइज है, पता नहीं ये वर्क करती भी है कि नहीं। एक्सरसाइज है, योगा है, एक लाइफस्टाइल है। ये आपके 4 एस्पेक्ट पे काम करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो इसी तरह ये मेंटल एस्पेक्ट को भी आपके साथ ही अलाइन कर रहा होगा। तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी इंशाल्लाह। आपने उसको परफॉर्म करना है तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या काम की वजह से परेशान है, कोई भी वजह हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, इन योगा पोजेज़ को परफॉर्म करें, आपको बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई भी अपनी जो फेवरेट हो वो आपने रोज़ाना बस अपने सामने एक चीज़ को दोहराते रहना है, मिरर के सामने, अपने सामने, और उसको मेंटली बोलते रहना उस चीज़ को। वो सजेशन आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा और वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं योगा पोजेस की तरफ कि कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी लेग्स को इस तरह से फोल्ड किया। लेग्स को फोल्ड करने के बाद आपने अपनी बैक को आर्च में लेकर जाना है। आर्च में यहाँ कुछ देर स्टे के बाद वापस आए नॉर्मल पोजीशन में, अगेन आर्च में एंड एक्सेल नॉर्मल पोजीशन में। इस चीज़ को आप 30 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा या 1 मिनट तक आप इसको इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं, सुकून के लिए, पीस के लिए। इनहेल एंड एक्सेल, बिल्कुल इस तरीके से, आसानी से। अब हम आएंगे वज्रासन में, लेकिन वज्रासन के साथ एक वेरिएशन होगी। आप जैसे ही इस पोज में आ गए, आपने अपने हाथों को किया यहाँ पे लॉक करने के बाद आपने बेंड करना है फॉरवर्ड। चाहें तो आप अपना स्कैल्प अब बिल्कुल नीचे फ्लोर पर लगा सकते हैं या अपना सर आप अपने फ्लोर पर इस तरह से लगा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। या 30 सेकंड्स आप इसमें होल्ड करेंगे या 1 मिनट आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। आपको ये अलाइन कर देगा, आप में वननेस लेकर आएगा। बहुत सारे लोग जो अगर इसको परफॉर्म करना उनको मुश्किल लग रहा है तो आप चाइल्ड्स पोज को ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, और अगर आप अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज भी करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप परफॉर्म करें। किस तरीके से? आपने
पीछे बिल्कुल आप अपने मैट पर इस तरीके से आ जाएंगे और आपने अपनी नी को इस तरह से ग्रैब किया। यहाँ ग्रैब करने के बाद एक हाथ अपना वहाँ रखेंगे और अपनी नेक को इस तरह से शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग पर गौर करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। चाहे तो आप अपनी नेक को मूव भी कर सकते हैं और अपनी लेग को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि आपके लिए टोनिंग के लिए भी काम करता रहे। ये आपको आपके सिस्टम को अलाइन कर देगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, कोबरा टू चाइल्ड्स पोज। किस तरह से होगा कि आप कोबरा के साथ साथ चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। किस तरह से, आपने जैसे ही अपना स्टांस लिया कोबरा में जाने के लिए, कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज, अगेन कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे और आप फील करेंगे कि जैसे ही आप इस चीज़ को परफॉर्म करें, आप जितने स्ट्रेस्ड आउट थे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो गया। इसके अलावा वो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को अगर डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं या अपनी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका जो ये एरिया है वो स्टिफ हो चुका है, तो आपने क्या करना है, चाइल्ड्स पोज हम जिस तरह से जाते हैं आपने अपना एक हाथ जो है इस साइड पर इस तरीके से निकालना है और रिलैक्स होना है यहाँ पर, या अपनी नेक को इस तरीके से आप यहाँ सीधा भी कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे आपको फील होगा कि आपकी जो एक तो स्ट्रेचिंग हो रही है, ऐसे योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। दिखने में एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज लगती है लेकिन इसमें हर आसन, हर पोज का एक अपना मतलब है और एक अपना बेनिफिट है, बल्कि मल्टीपल बेनिफिट्स इसमें छुपे हुए हैं। तो आपने इसको जैसे ही परफॉर्म करना, आप फील करेंगे आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो रही है और आप अच्छा फील करना शुरू हो गए हैं। जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले शायद आपको एक बर्डन फील हो रहा था या आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगी आपकी मेंटल स्टेट को नॉर्मल करने के लिए। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको, तो उसको हम कोप करने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, कोई प्रोफेशनली ट्रेडिशनली इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ाहिर बिगिनर हैं तो आराम से अपना एक हाथ इस लेफ्ट नॉस्ट्रल पर रखेंगे, इनहेल करेंगे, इस नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। रिमेंबर ये चीज़ करते हुए आपकी बैक स्ट्रेट हो। अगर आप समझते हैं कि मुझे इसको ज़्यादा देर के लिए परफॉर्म करना है, 10 से 12 दफ़ा या 1 मिनट तक परफॉर्म करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपनी वॉल के साथ, किसी वॉल के साथ या किसी जगह पर आप टेक लगा सकते हैं ताकि आप थके ना, लेकिन आपका पॉस्चर सीधा रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट चाहते हैं कि वो सही हो जाए, बेहतर हो जाए, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप थके हुए हैं या आपका ये एरिया जो आपको लग रहा है स्टिफ हुआ है, ये इसे हम मास्टर एरिया इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले असर इस जगह पर होता है। किसी भी चीज़ पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपके इस एरिया पर आपको एक स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये परफॉर्म किया अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को। इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है 1 मिनट तक या 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक ले जाएं। 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहरा सकते हैं या कोई भी 2 एक्सरसाइजेस जो आपको इसमें से आसान लगे आप इसको पिक कर सकते हैं और अपनी मेंटल स्टेट को नॉर्मल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। इस हवाले से मुझे आपके फीडबैक का इंतजार भी रहेगा और मेरी तरफ से आपको योगा फॉर मेंटल हेल्थ की इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफे बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं, किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ जान लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब। मशरिक़ और मगरिब में फ़लसफ़ियाना अफ़कार तरक्की करते हुए तौहीद तक पहुँच गए थे, लेकिन वेदांत और जदीद अफलातूनियत में खुदा बिल्कुल वरा उल वरा और नरिगन यानी सिफ़ात से मुतलकुन मुअर्रा हो गया था। इन दोनों फ़लसफ़ों में खुदा ना साहिब इरादा और हस्ती रही और ना इंसानों या दीगर मखलूक़ात से इसका कोई खालकियत या रबूबियत का ताल्लुक़ बाकी रहा। यूनानी फ़लसफ़ा सुक़रात, अफ़लातून और अरस्तू तक पहुँचकर अक़ली तौहीद का एक निज़ाम फ़िक्र मुरतब कर चुका था। उन्होंने अक़ल मंतकी को अक़ल कुल करार दिया। ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस किताब से मैंने इक़्तिबास आपके सामने पेश किया है, ये किताब फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत में मबनी है और इसका नाम है मक़ालात हकीम और इसको शाया किया है इदारा सक़ाफ़त इस्लामिया ने। और आपने टाइटल पे जिन बुज़ुर्गों की तस्वीर देखी है, ये बुज़ुर्ग ही इन मज़ामीन के मुसन्निफ़ हैं और इनका नाम है डॉक्टर खलीफ़ा अब्दुल हकीम। डॉक्टर साहब बड़े आलीशान आलिम थे। पाकिस्तान में इनकी बड़ी खिदमात हैं। जब पाकिस्तान बना, यहाँ पे आए और उसके बाद इन्होंने जो
फ़लसफ़े की तरवीज के लिए काम किया वो बड़ा शानदार है। ख़ास तौर पे इनका जो रुझान था वो अल्लामा इकबाल चूँकि इनके पेशरो थे तो इनका फितरी तौर पर रुझान इसी तरफ रहा कि इस्लाम की जो फ़िक्र है, इस्लामी फ़िक्र, उसकी तश्कील नौ की जाए। ये बिल्कुल वही प्रोजेक्ट है जो अल्लामा इकबाल के सामने भी था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का बीड़ा उठाया और इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके 7 खुतबात हमारी आंखों के सामने हैं जो किताबी शक्ल में शाया हुए और मुख्तलिफ़ जगहों से शाया हुए। खुतबात इकबाल के नाम से हम उन्हें याद करते हैं, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अल्लामा इकबाल का भी यही उनके सामने ये मसला था कि वो ये चाहते थे कि इस्लाम, उनका ख़्याल था कि इस्लाम चूँकि ज़िंदा और जावेद क़ुव्वत है, ये वो ताकत है जो हमेशा रहेगी, तो इस अहद में इस इस्लाम के मानने वाले मुआशी या सियासी तौर पे गलबे का शिकार क्यों हैं, मगलूब क्यों हैं, गैर कौमें उन पे गालिब क्यों आ गई हैं, जबकि ज़िंदा क़ुव्वत है इस्लाम। ये उनका मसला था और उन्होंने ये बीड़ा उठाया अल्लामा इकबाल ने कि किसी तरह तलाश की जाए उस उनसुर की, उस एलिमेंट की कि जिससे इस्लाम को दोबारा मुतारफ़, इस्लाम की उस क़ुव्वत हयात को दोबारा मुतारफ़ करवाया जाए इस्लामियान हिंद बल्कि दुनिया भर के इस मुसलमानों के साथ उसका एक मुकालमा रखवाया जाए या तारुफ़ करवाया जाए। अल्लामा इकबाल समेत ये बुज़ुर्ग और दिगर सभी इसी नतीजे पे पहुँचे कि वो जो एलिमेंट है वो तौहीद पर ईमान है। तौहीद वो बीज है जिससे ज़िंदगी के तमाम दुरुस्त अकायद का फल फूल निकलता है, दरख्त उससे नशो नुमा पर उस बीज से निकलता है। अगर आप तौहीद पे यकीन रखते हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि आप अगर अल्लाह को वाहिद समझते हैं तो आप उसकी मखलूक को भी इसी तरह समझेंगे और नस्ल इंसानी जो है इसको मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम नहीं करेंगे। ये अक़ीदा तौहीद का जो असर होता है मुआशरे पर वो ये डायरेक्ट होता है, ये बहुत शानदार असर है। और ये बात मैंने कहाँ से सीखी? खलीफा साहब के एक मज़मून से। तो ये जो मकालात हकीम हैं ये दरअसल शाहिद हुसैन रज़ाकी साहब ने इसको मुरतब किया है और शाहिद साहब ने ये कहा कि दरअसल ये ट्रायोलॉजिकल काम है, यानी ट्रायोलॉजी है 3 किताबों की। एक किताब ये है जो मेरे हाथ में है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये इस्लामी मौज़ूआत पे है, फ़लसफ़ा और इस्लाम, फ़लसफ़ा और इस्लाम। दूसरी किताब फ़लसफ़ा और इकबाल के हवाले से है और तीसरी फ़लसफ़ा और जदीद फ़िक्र के हवाले से है। ये किताब तो शाया हो के हमारे सामने आ गई है। इसमें जो मज़ामीन हैं वो बड़े ही शानदार हैं। मैं अगर आपके सामने इक्का दुक्का मज़ामीन पर बात कर पाऊँ इस मुख्तसर से वक्त में, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बुनियादी अनासर, ये यानी इस मज़मून में ये फरमाते हैं कि नबी करीम के जो आपने हमें तालीम दी है वो किन एलिमेंट। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात जहाँ पूरी दुनिया पर रूनुमा हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान कई शहर और ख़ास तौर पर लाहौर भी इसकी जद में है। ख़तरनाक हद तक बढ़ती मौसमी तब्दीलियाँ, ज़मीन के बढ़ते दर्जा हरारत, बारिशों में कमी, खुश्क साली और कहत का बायस बन रही हैं और हर दिन गुज़रते दिन के साथ इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली एक ऐसा आलमी ख़तरा है जिसके लिए आज ज़रूरी इक़दाम ना उठाए गए तो आने वाले कल का सामना नहीं कर पाएंगे। और माहौलियाती तब्दीलियाँ ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि चरिंद परिंद और दीगर अनवा हयात पर भी असरअंदाज हो रही हैं और इसी वजह से बहुत सारे जानवर और चरिंद परिंद सफ़ाए हस्ती से नापैद होते जा रहे हैं। दौर जदीद में माहौलियात की आलूदगी और दर्जा हरारत में इजाफे के सबब सांस की, स्किन की और दीगर कई तरह की बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ ये कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए हर साल 5 जून यानी कि आज के दिन
को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, और क्या इस बार गर्मी देर से आई है और इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, इसकी कोई वजह है, और दीगर माहौलियाती असरात पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अर्बन इंफॉर्मेटिक एनालिसिस करती हैं वो डॉक्टर सहर ज़िया हैं, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है और उनसे ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से बात भी करेंगे। डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सहर, आज क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जा रहा है, तो हम किस तरह अपने एनवायरनमेंट को जो है वो महफूज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ख़ासतौर पर अब जैसे गर्मी आ गई है और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा, तो आगे जो 2-3 महीने आएंगे उसमें और भी ज़्यादा गर्मी आएगी। इसकी वजह क्या है? सिर्फ ये क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही, या इसमें और भी फैक्टर्स हैं? इसमें अगर हम बात करें तो ग्लोबली तो हम सबको अंदाज़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, और इन माहौलियाती तब्दीलियों को अगर मैं माहौलियाती आलूदगी के तौर पे बयान करूं तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम सीवियर हीट वेव्स पूरे साउथ एशियन रीजन में जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर माहौल के हवाले से बात की जाए और पाकिस्तान के स्पेसिफ़िकली माहौल के हवाले से बात की जाए, तो हर जगह रिपोर्ट्स में, मीडिया पे आपको हम सरे फहरिस्त नज़र आ रहे होंगे, ना सिर्फ अपने मीडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी। फ़िज़ाई आलूदगी आपने देखा होगा कि उसमें बाहर के रिसर्चर्स इवन रिसर्च करते हुए ये कह रहे हैं कि इतनी हैज़र्डस एयर क्वालिटी है जो कि लाहौर को सर फहरिस्त रख रही है उन तमाम बड़े शहरों में अक्रॉस द वर्ल्ड, कि आप उसको इसमें रहते हुए 7 साल ज़िंदगी आपकी कम होती जा रही है। इसी तरह से अगर आप दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो आप पानी की गंदगी है जो कि कॉन्टिन्यूसली, अभी मैं देख रही थी कि जो हमारा चल रहा होता है, समटाइम न्यूज़ हम देख रहे होते हैं, उसमें हमारा जो पानी की सतह है लाहौर की स्पेसिफिकली वो 2 से 3 फीट पर ईयर कम होती जा रही है, जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के रिजल्ट्स हैं। इंटरेस्टिंगली माहौलियाती तब्दीलियों में सिर्फ यही 2 तब्दीलियाँ या यही 2 आलूदगियाँ हमारे माहौल को मुतासर नहीं कर रही हैं। उसमें नॉइज़ पोल्यूशन, इवन लाइट पोल्यूशन जिस पे हम बात नहीं कर रहे, उसमें भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, ऑल्दो इट वाज द रिपोर्ट ऑफ 2022, के नॉइज़ेस्ट टॉप 10 सिटीज़ में इस्लामाबाद को मार्क किया गया। आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हाइल रीडिंग इट। उसका ये तस्वुर किया जाता है कि वो बहुत खामोश साइलेंट सिटी है। सो व्हेन आई वाज रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट, तो आई वाज वेरी वंडरिंग कि अगर उसकी ये सिचुएशन है कि वहाँ पे 105 डेसिबल माहौलियाती ये आलूदगी जो कि ख़ास तौर पे नॉइज़ शोर के साथ एसोसिएट की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ लाहौर, कराची, मुल्तान एंड ऑल अदर सिटीज़। तो ये क्या मतलब क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ ऐसी जगह पे लगा दिया कि वर्ल्ड वाइड वो ये चीज़ मार्क करें कि इस्लामाबाद इंडिया के 2 बड़े शहरों के बाद सबसे नॉइजियस सिटी में कंसीडर किया जा रहा है। इसी तरह से लाइट पोल्यूशन की बात की जाए, उसमें किस तरह से माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं या आलूदगी हम तस्वुर देख रहे हैं, तो वर्ल्ड एटलस है जो कि आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट को मैयर करती है, तो उसमें भी लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम बड़े शहर जो हैं उस वर्ल्ड मैप पे बहुत नुमायां तौर पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप इन तमाम माहौलियाती तब्दीलियों को, आलूदगियों को देख रहे हो। लेकिन ये जितनी भी हमने पोल्यूशंस हैं या नॉइज़ पोल्यूशन है, फ़ज़ाई आलूदगी है, बाकी चीज़ें उस पर हमने बात की है, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान ही इन माहौलियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा शिकार क्यों होता जा रहा है? उसमें बहुत हद तक जो अपना इंडिविजुअल हमारी आप समझ लें कि आदात हैं वो बहुत हद तक अपना किरदार अदा कर रही हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको इन तमाम चीज़ों को हल करना है। गवर्नमेंट विल टेक एक्शंस, डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स एफर्ट एंड पुटिंग इट्स एफर्ट, लेकिन वहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली इसको नहीं करोगे तो आप एक वल्नरेबल पॉपुलेशन बनते जाओगे, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। हम उन फहरिस्त में मौजूद हैं जो कि अभी लो इनकम है, और बहुत सी वल्नरेबिलिटी कम्युनिटी जो है वो डिपेंडेंट कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें हमारे बर्थ रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि डिपेंडेंट ग्रुप है। द एज ग्रुप
एंड द चिल्ड्रन। तो उनकी वजह से पाकिस्तान लो इनकम कंट्री में रहते हुए इन तमाम मौसमियाती तब्दीलियों को ज़्यादा फेस कर रहा है। ये चैलेंजेस इस मुल्क के लिए ज़्यादा हैं। लेकिन क्या अब ये चैलेंजेस से निपटा जा सकता है? किस तरह की वर्किंग हमें करनी चाहिए इन फ्यूचर? आपको क्या लगता है कि हम कब तक इससे कोप अप कर सकेंगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करना मुझे बहुत खुशी महसूस होगी कि आपके पास इन तमाम सस्टेनेबिलिटी को, अब ये आप कह रही हैं कि इसको कॉप अप हमने कैसे करना है, तो इसके लिए सस्टेनेबल हमें कुछ अप्रोचेस को लेकर चलना है, और उसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ असूल हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम नियर बाय इसको कॉप अप कर लेंगे। पहला असूल यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, और हमारे जो मीडिया है दैट इज़ डूइंग इट वेरी वेल। जैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे दुनिया न्यूज़ ने मुझे इनवाइट किया, सो इट्स अ वेरी गुड वे कि आप लोगों को अवेयर करें। मेरी इस 15-20 मिनट की टॉक में उनको कुछ आप समझ लें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलेंगे, जिनको अगर कुछ कम्युनिटी ऐसी होगी जो उसको लाजमी पढ़ने की कोशिश करेगी और देखने की और जानने की कोशिश करेगी। दूसरा असूल है बिलीफ। आपका छोटे से छोटा इकदाम और आपका बड़े से बड़ा इकदाम दोनों काउंट करते हैं जब भी आप कोई इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अगर एक इंसान, एक सिटीज़न खा के रैपर रोड पे फेंक रहा है तो उसको आके गवर्नमेंट ने नहीं उठाना, वो आपका अपनी जिम्मेदारी है। सो टेक इट फ्रॉम योर होम, टेक एक्शंस एट योर इंडिविजुअल लेवल विदाउट थिंकिंग कि हम बड़ा काम कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, मेरे एक रैपर फेंकने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट दैट्स काउंट अ लॉट। द थर्ड प्रिंसिपल या थर्ड पिलर इज़ टू बिल्ड अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स कि आप जब कोलैबोरेट करना शुरू करते हो, लोगों के साथ उनसे बात करना शुरू करते हो, इन माई बिलीफ काफ़ी जगहों पे मैं ये बात पहले भी कोट कर चुकी हूँ कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है इस टाइम, दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, और 8 बिलियन फिंगर यूनिक प्रिंट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक इंसान को दिए हैं। एवरीवन हैज़ इट्स ओन थिंकिंग। तो क्यों ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुन के उससे डिसएग्री करने की बजाय उसके साथ एग्री करके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को जनरेट करें, एंड देन वी कैन मूव ऑन। द लास्ट वन इज़ दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ कम्युनिटी। जब हम कोलैबोरेट करेंगे, हम हर एक के छोटे से छोटे इकदाम को भी सराहेंगे और बड़े से बड़े इकदाम को भी अच्छा तसव्वुर करेंगे, तो इन दैट वे हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर लेंगे जो इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करने के लिए बहुत कारआमद रहेगी। तो आपको लगता है कि जितने भी अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की कोई मसला नहीं है, उन्होंने इन्हीं पिलर्स के ऊपर काम किया है, तब जाके वो एक मॉडल अपना बना पाए हैं और हमें भी इसी को ऑप्ट करना है? एग्जैक्टली, दे आर डूइंग इट रियली वेल। और इंटरेस्टिंगली अभी मैं इसी का पार्ट हूँ जहाँ से मैंने ये सीखा कि दिस मॉडल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान एज वेल। दिस इज़ अ मूवमेंट, ग्लोबल मूवमेंट, यूनाइटेड पीपल ग्लोबल, और वो लोग इसी तरह से दे आर ट्रेनिंग द सस्टेनेबल लीडर्स। उन्होंने 500 ऐसे अफराद को सेलेक्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थोड़ा सा पोटेंशियल रखते थे, थोड़ा सा वर्किंग करना चाहते थे इन अ पॉजिटिव वे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अमंग देम। उन 500 लोगों में से एक मैं हूँ जो कि लाहौर को हाईलाइट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि इन कामों पे हमें काम करना है। एंड दिस इज़ हाउ दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि ये मॉडल है, इसको फॉलो करें, डेफिनेटली यू विल अचीव। तो वो ना सिर्फ खुद उस मॉडल को फॉलो करें बल्कि वो लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं टू बी द पार्ट ऑफ दिस मॉडल, टू इम्प्लीमेंट इट एंड टू फेस ऑल द चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। वो तो ट्रेन कर रहे हैं और इकदाम भी उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में किस तरह उठाए जाएंगे, वो रेप्लिकेट यहाँ पर किस तरह किए जाएंगे, हुकूमत किस तरह इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है? बिकॉज दे हैव द पावर और वसाइल और जितनी बाकी चीज़ें वो उन्हीं के पास, और वो ही एक बड़े स्केल पर इसको लेकर आ सकती हैं, इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। तो उसको किस तरह, अब जैसे लाहौर की आप सूरत हाल देख लें, सर्दियों में तो हमने देखा है कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो 600 से भी क्रॉस कर रही होती है, इवन दो कि गर्मियों में भी जो है ये 150-200 तक हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतना हमें दे रहा होता है इसकी रीडिंग्स। तो ये तो मज़ीद इंक्रीज़ करती जाएगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? इस हवाले से जैसे मैंने बताया कि अगर हम इस मॉडल को फॉलो करते हैं जिसमें हमने ये नहीं सोचना कि हम कुछ बड़ा काम ही करेंगे और उसका बड़ा आउटपुट ही आएगा तो हम मूव कर सकते हैं। इन दैट केस उन्होंने जिस मॉडल पे मतलब अभी मैं काम कर रही हूँ, दे हैव जस्ट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करें जिसमें सिर्फ आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें हम जैसे आपने कहा कि जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पे कर लेते हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए दे ट्रेन्ड दैट हाउ यू विल
फाइंड आउट द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जो इसमें इंटरेस्टेड हूँ, जिसमें अपना पार्ट रोल प्ले करें और आप फिर उसमें कुछ ना कुछ अचीव करो. फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड वन इनिशिएटिव फॉर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स. जैसे लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, और इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कार जब वो रोड पे आती है तो हर साल उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि इट्स गुड टू गो ऑन द रोड. पाकिस्तान में ये सिर्फ अभी तक कमर्शियल सर्विसेज के लिए है, ये कमर्शियल कार्स के लिए है, ये इंडिविजुअल कार ओनर्स के लिए, डोमेस्टिक कार्स के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. जबकि हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि 83% जो है वो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इनटू द एयर पोल्यूशन. सो व्हाई वी आर इग्नोरिंग दैट डोमेस्टिक सेक्टर. जो एक बंदा घर से गाड़ी लेके निकल रहा है एंड ही और शी डोंट हैव दैट टाइम टू सी के हमारी गाड़ी में से अगर ये धुआं निकल रहा है तो हम इसको कंट्रोल कर लें. तो ये डोमेस्टिक के लिए भी सर्टिफिकेट इशू करना जो है वो ज़रूरी है, जिसके लिए अभी ताहाल में पंजाब सेफ सिटी के साथ और जो विक्स इदारा है उसके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ. सो लेट्स सी व्हाट वुड बी द फ्रूटफुल रिजल्ट. दैट्स गुड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. अच्छा, दूसरे डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक का यूजेज भी अभी भी हमारे मुआशरे में हो रहा है. आई डोंट नो कि बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाकिस्तान में तो हो रहा है, खुलेआम हो रहा है. इवन तो कभी एक ड्राइव भी शुरू की जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन प्लास्टिक की वजह से हमारा जो माहौल है वो कितना ख़राब हो रहा है. प्लास्टिक के जो once we have used it, तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि डिस्पोज हो जाएगा. हमने तो फेंक दिया ना, हमने तो घर से फेंक दिया. बट इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. और उसमें आप अभी जो इंटरनेशनल स्टडीज़ आई हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू द एकेडेमिया सेक्टर, तो रिसर्चर्स को रीड करती रहती हूँ. उसमें ये लिखा गया था कि व्हेन अ मदर इज़ अ प्रेग्नेंट तो उसके फीटस में आपके पास प्लास्टिक एलिमेंट्स जो हैं, ट्रेसेस जो हैं वो मिल रहे हैं. अच्छा. उसके ब्रेन में. सो दैट्स वाई आप ये कंसीडर कर लीजिए कि हाउ हैज़र्डस इट इज़. हमने उसको इस्तेमाल किया, हमने उसको फेंक दिया, लेकिन उसके बाद उसके असरात इवन ऑन अ फीटस इज़ वेरी रिमार्केबल. तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन. फिर इसी तरह से हम प्लास्टिक के जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेलामाइन इज़ वेरी इन आवर रेगुलर यूजेस. उसके बाद उसका माइक्रोवेव के में उसको गर्म करना. प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉक्सेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर हैविंग some of the very negative effects on our health that should be you can say reduced at some certain stages. वो हो जाने चाहिए. लेकिन let's see what the drive is going on and how it मतलब हमें घरों में ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए. बिल्कुल कि बर्तन यूटेंसिल्स जो यूज़ कर रहे होते हैं या जो वो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो भी नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल एग्जैक्टली. क्योंकि उसके हमें वो असरात शायद फ़ौरन से महसूस नहीं हो रहे थे, बट इट हैज़ सम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जिनको हमें समझना है एट दिस लेवल. और जब ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी कि आज से ही हमने इसके इस्तेमाल को ख़त्म कर देना है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक नॉर्म बन जाएगा कि हमने इसको दोबारा नहीं करना, या हमने आप समझ लें प्रैक्टिस में वो चीज़ आ जाएगी एंड देन वी कैन डू दैट. फॉर दैट अगेन आई शेयर वन ऑफ द मॉडल कि आप सबसे पहले एक चीज़ को फॉर्म करते हैं. आपने कहा कि आपने ये काम नहीं करना, आपने एक लॉ को फॉर्म कर लिया. नाउ विल स्टार्ट टू स्ट्रॉन्ग. अच्छा ये नहीं तो फिर व्हाट वुड बी द अल्टरनेटिव. एंड अल्टीमेटली वो एक नॉर्म बन जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन इवन स्टार्ट एट योर इंडिविजुअल लेवल. और फिर आप एक कम्युनिटी डेवलप कर लेते हो तो किसी भी सोल्यूशन, किसी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए यस यू कैन हैव ऑप्शंस टू सॉल्व इट विदाउट थिंकिंग कि मेरे एक करने से क्या होगा. एग्जैक्टली. कतरे कतरे से दरिया बनता है. तो इसलिए आप अपने आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, आप वो निभाइए. बाकी आपके साथ साथ मिलके जो है वो एक चेन तैयार होती जाती है. कोई आपको देखेगा, उसको अच्छा लगेगा वो चीज़, वो करेगा, उसको कोई देखेगा, तो एक चेन तैयार होती जाएगी. इस तरह हमारा मुआशरा भी तब्दील हो जाएगा. और जो माहौलियाती तब्दीलियों से हम लोग जूझ रहे हैं या जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं वो भी किसी हद तक बेहतर हो पाएगी. दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने भी नो प्लास्टिक के हवाले से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है विच इज़ वेरी गुड. इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. हमारा जो माहौल है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. डॉक्टर सहर हमारे साथ मौजूद थी. डॉक्टर सहर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे थे. यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.